हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को कंप्यूटर ग्राफिक्स के वन शॉट वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स की फर्स्ट यूनिट बेसिक ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स को आज हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। और जहां तक मेरा एम है कि हम 40 मिनट्स के अंदर इस टॉपिक को ख़त्म करें। इस टॉपिक के अंदर आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसको लिए कौन से डिस्प्ले डिवाइसेस यूज़ करते हैं, रैंडम एंड रेस्टर स्कैन सिस्टम क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम समझेंगे। और ग्राफिक इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। और ग्राफिकल सॉफ्टवेयर और उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में आज हम जानेंगे। सो बेसिक ऑफ अ कंप्यूटर ग्राफिक्स की कंप्यूटर ग्राफिक्स होती क्या है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स बेसिकली क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक एक आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है? टू रिप्रेजेंटिंग पिक्चर्स, ग्राफ, पाई चार्ट एंड बाई ग्राफ्स यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटर ग्राफिक्स। यानी अगर आप कंप्यूटर की मदद से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से पिक्चर्स, ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ को जनरेट करते हो तो इसी को हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स कहेंगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो होती है पिक्सल्स, ठीक है। पिक्सल सबसे ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर ग्राफिक्स इज पिक्सल। जैसे हमारे पास अगर कोई भी फ़ोटो होती है उसको अगर हम रो और कॉलम वाइज डिवाइड करते हैं तो उसमें जो ईच सेल होगी वो ईच सेल हमारी पिक्सल होगी। एक फ़ोटो के अंदर जितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, और कम पिक्सल वाली फ़ोटो की जो क्वालिटी होती है वो उतनी ही ख़राब होती है, ठीक है। अब यानी जो कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है वो किस तरीके से, वो एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह होता है। हम उसके अंदर इनपुट देते हैं, जैसे कि हमें क्या ग्राफिक बनाना है, जैसे हमें सर्कल ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम देंगे। तो अलग अलग तरीके से हम उसको इनपुट देते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम को, उसके सॉफ्टवेयर को अलग अलग तरीके से इनपुट देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को आउटपुट मिलता है। अब इसके आगे बढ़ने से पहले कुछ इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। एक होता है रेस्टराइजेशन होता है, एक होता है स्कैन कन्वर्जन। ये दोनों चीज़ें क्या है, तो रेस्टराइजेशन क्या है, रेस्टराइजेशन एक प्रोसीजर है चूजिंग अप्रोप्रिएट पिक्सल्स फॉर द पिक्चर। किसी भी पिक्चर के लिए अप्रोप्रिएट पिक्सल्स को चूज़ करने का जो तरीका होता है उसी को हम रेस्टराइजेशन कहते हैं। और स्कैन कन्वर्जन क्या चीज़ है, स्कैन कन्वर्जन का मतलब होता है कि हम पिक्सल्स को कंटिन्यूस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें ताकि वो एनिमेशन का फॉर्म ले लें, तो उसी को हम कहते हैं स्कैन कन्वर्जन कहते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें, यानी जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का हम यूज़ करते हैं उसको कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ हम लोग यूज़र इंटरफेस में करते हैं। यूज़र इंटरफेस का मतलब जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट चलाते हैं या फिर हम लोग कोई भी ऐप चलाते हैं तो उससे इंटरेक्ट करने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाते हैं। उसके जो विजुअल्स होते हैं वो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाते हैं। जैसे कि सर्च टाइप का जैसे बना रहता है तो हमें पता होता है कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई चीज़ सर्च होगा। जैसे ये आप लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के अंदर ये कार्ट का डायग्राम है, इसको हम देखते ही समझ जाते हैं कि हम जैसे कोई भी प्रोडक्ट जो सेलेक्ट किए हैं वो हमें इस कार्ट के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। अगला है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के क्षेत्र में भी इसका यूज़, एरिया में भी इसका यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के एरिया में जैसे कि हमें कोई बताना है कि कोई कार की डिज़ाइन किस तरीके से होगा, कि कोई मकान, कोई घर बनाना है तो उसकी डिज़ाइनिंग करना है, या किसी भी चीज़ के आर्किटेक्चर के बारे में बताना है तो हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर भी इसका करते हैं। प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल का मतलब जैसे अगर हमें किसी भी कोई भी सिस्टम के अंदर कोई चीज़ कैसे वर्क कर रही है उसके प्रोसेस को समझाना है तो उसके प्रोसेस को समझाने के लिए हम प्रोसेस कंट्रोल का यूज़ करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें समझाना है कि फूड किस तरीके से शरीर के अंदर जाता है और उससे हम किस तरीके से एनर्जी लेते हैं, तो उसके लिए हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं बहुत सारे प्रोसेस के अंदर। इमेज प्रोसेसिंग यानी अगर हमें इमेज से रिलेटेड कोई भी चेंजेस करना है, उसका कॉन्ट्रास्ट चेंज करना है, कोई भी चेंजेस करना है तो उसको हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से करते हैं। आजकल आर्ट और कॉमर्स के एरिया में भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ कर रहे हैं। आर्ट और कॉमर्स का मतलब आजकल बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियां होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को लार्ज लेवल पे यानी पब्लिश करने के लिए, लोगों के नोन में लाने के लिए क्या करती हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करती हैं। तो जो आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पम्पलेट बनते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ की मदद से बनते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक, या फिर विजिटिंग कार्ड्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें किसकी मदद से बनते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक। कार्टोग्राफी क्या चीज़ होती है, यानी मैप।
यानी जैसे कि अपन गूगल मैप देते हैं तो वो किसकी मदद से बनाते हैं, अपन कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन और ट्रेनिंग के एरियाज़ के अंदर भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक हमने बेसिक्स को जान लिया है और कंप्यूटर ग्राफिक्स का एप्लीकेशन क्या है उस चीज़ को हमने समझ लिया है। अब हम डिस्प्ले डिवाइसेस का मतलब कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जैसे कि आजकल हम देखते हैं बहुत सारी, यानी कोई भी ग्राफिक्स है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम जिन जिन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं उन्हें हम डिस्प्ले डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। आजकल जो सबसे पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है उसका नाम है वीडियो मॉनिटर। वीडियो मॉनिटर सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज्ड डिस्प्ले डिवाइस है, यानी कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करने, जैसे आजकल हमारे पास टीवी आती है तो एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, यानी फ्लैट पैनल डिस्प्लेस हो गए ना, तो सीआरटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्प्ले डिवाइसेस को समझेंगे कैथोड रे ट्यूब, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैथोड रे ट्यूब क्या चीज़ होती है। तो कैथोड रे ट्यूब का स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर बताएं, ये कनेक्टिंग पिन है, बेस है, इलेक्ट्रॉन गन, फोकसिंग प्लेट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट्स दे रखे हैं। ये हमारा स्क्रीन है और स्क्रीन के ऊपर हमने फॉस्फोरस की कोटिंग कर रखी है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, यानी कि हम कैसे यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स में कैसे किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करवाते हैं, आउटपुट कैसे करते हैं किसी भी चीज़ का। तो सबसे पहले हम कनेक्टिंग पिन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वोल्टेज के फॉर्म में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को फायर करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स फायर होते हैं वो तो हर एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करते हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए हम फोकसिंग प्लेट्स का यूज़ करते हैं। फोकसिंग प्लेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करवाते हैं। अब उसके बाद काम आता है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट की क्या वर्किंग थी। इस चीज़ को अगर हम समझें कि जैसे यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को फायर किया तो इलेक्ट्रॉन गन को फोकस करने के लिए कि जैसे ये पूरी इतनी बड़ी स्क्रीन है तो इस स्क्रीन पे कहाँ पे ये फोकस होंगे, तो इनको फोकस कराने के लिए हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, यानी अगर हमें अप और डाउन मूव करना है कि इसको ऊपर बनवाना है कि नीचे करवाना है, तो उसके लिए हम वर्टिकल प्लेट्स का यूज़ करेंगे। जैसे वर्टिकल प्लेट्स रहेंगे तो अप या डाउन के लिए हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल प्लेट लेफ़्ट और राइट फोकस करवा के कोई भी इमेज को फॉर्म करवाएंगी। और स्क्रीन के ऊपर फॉस्फोरस लगा है तो हम जानते हैं कि जब भी फॉस्फोरस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन तो एक लाइट एमिट होंगी जिसके कारण हमें पता चलेगा कि कहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी इमेज को फॉर्मेशन का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमें सर्कल बनाना है, अगर यहाँ इस पूरी स्क्रीन पे सर्कल बनाना है तो हम यहाँ से स्ट्राइक करवा देंगे और एक सर्कल हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया कैथोड रे ट्यूब। अब यहाँ पे हमें अगला सवाल ये आता है कि कैथोड रे ट्यूब की वर्किंग तो हम समझ गए, लेकिन इसके अंदर क्या बनाना है, यानी हमें क्या इमेज फॉर्मेशन करना है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, कितना बड़ा करना है, उसकी साइज़ क्या होगी। ठीक है, तो उसको बताने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, उन दोनों मेथड्स की मदद से हम लोग करते हैं। एक है रैंडम स्कैन डिस्प्ले, एक है रेस्टर स्कैन डिस्प्ले। अब हम लोग रैंडम स्कैन और रेस्टर स्कैन डिस्प्ले की बात करते हैं। वेक्टर स्कैन डिस्प्ले या रैंडम स्कैन डिस्प्ले, इसकी वर्किंग को हम समझते हैं। तो इसकी वर्किंग को हम लोग वेक्टर स्कैन, रैंडम स्कैन डिस्प्ले। अब हम लोग इसकी वर्किंग को समझते हैं। हमने एक इसका आर्किटेक्चर बना रखा है, उससे समझते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले कंट्रोलर है जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो हम सबसे पहले कीबोर्ड और माउस जो इनपुट डिवाइसेस हैं इनकी मदद से हम सबसे पहले इसको इनपुट देंगे। ठीक है, कि हमें सर्कल बनाना है, पॉइंट ड्रॉ करना है, स्क्रीन के ऊपर करना क्या है, तो कीबोर्ड की मदद से गया तो ये आईओ पोर्ट्स कनेक्ट है, इनपुट आउटपुट पोर्ट, इससे कनेक्ट होगा सीपीयू तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। सीपीयू उसके रिगार्डिंग हम लोगों को सीपीयू उसके रिगार्डिंग हम लोगों को डिस्प्ले कमांड देगा। वो डिस्प्ले कमांड डिस्प्ले कंट्रोलर उस डिस्प्ले कमांड के अकॉर्डिंग डिस्प्ले बफर मेमोरी में जाएगा। डिस्प्ले बफर मेमोरी क्या होती है, डिस्प्ले बफर मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पे हर एक इमेज से, यानी जैसे कि हमें सर्कल, लाइन, इन सब के रिगार्डिंग जो प्रोग्रामिंग कोड है वो डिस्प्ले बफर मेमोरी के अंदर लिखे हुए थे। तो उसको वहाँ से डिस्प्ले कंट्रोलर और कैथोड रे ट्यूब को देती है और कैथोड रे ट्यूब इमेज फॉर्मेशन का काम
करती है। अब ये लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो हम लोगों को कैथोड रे ट्यूब तो अभी हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे जो कनेक्टिंग पिंस थी वो तो इलेक्ट्रिकल डेटा को लेती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेटा रहेगा वो तो डिजिटल डेटा रहेगा, तो डिजिटल डेटा को इलेक्ट्रिकल या डिजिटल डेटा या बाइनरी डेटा है, तो उस डेटा को अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक डेटा यानी वोल्टेज के फॉर्म में कैथोड रे ट्यूब लेगी, तो उसको कन्वर्ट करने वाला होता है वेक्टर जनरेटर। वेक्टर जनरेटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल डेटा लेता है, डिजिटल डेटा लेता है और उसको इलेक्ट्रिकल डेटा के अंदर कन्वर्ट करके देता है। अब जैसे ये हमारी कोई स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर हमने ये लाइन को किया, लेकिन क्या होता है कि हम जानते हैं जो स्क्रीन थी वो तो फॉस्फोरस थी, तो धीरे धीरे फॉस्फोरस डीके यानी वो जो उसका जो कलर था उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने चालू हो जाती है और एक टाइम के बाद वो विजिबल होना ही बंद हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि बार बार स्ट्राइक करवाते रहना पड़ता है। तो अगर हमें उसकी विजिबिलिटी को बनाए रखना है तो वो बार बार स्ट्राइक करवाने को रिफ्रेश रेट बोलते हैं, तो हम लोगों को रिफ्रेश रेट 30 टाइम पर सेकेंड रखना पड़ता है वेक्टर स्कैन के केस के अंदर। ओके, अब हम लोग इसके बाद रास्टर स्कैन डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले क्या होता है, ठीक है। इसका भी आर्किटेक्चर थोड़ा थोड़ा उसी की तरह ही है, बस इसके अंदर एक और रैंडम स्कैन की तरह ही, बस इसके अंदर वीडियो उसको, हाँ एक चीज़ रह गया था, उसको हम लोग रैंडम स्कैन या रास्टर स्कैन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हम स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पे सीधे इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करवा के किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करवा पाते, इसलिए उसको रैंडम स्कैन डिस्प्ले कहते हैं। तो हम बात करते हैं रास्टर स्कैन डिस्प्ले की वर्किंग किस तरीके से होती है। इसके अंदर भी सेम है, कीबोर्ड माउस है, यहाँ से हमने इंटरेक्शन डेटा दिया, आईओ पोर्ट्स ने लिया, उसके रिगार्डिंग डिस्प्ले कमांड आया, ठीक है। और डिस्प्ले कंट्रोलर क्या, रिफ्रेश बफर। अब यहाँ पे हमारे पास है रिफ्रेश बफर, ठीक है। अब रिफ्रेश बफर वहाँ पे हमारे पास क्या रहता था, डिस्प्ले बफर रहता था, और डिस्प्ले बफर के अंदर उस यानी कोई भी जो हमें इमेज है उससे रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग कोड रहता था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पिक्सल की इंटेंसिटी रहती है, पिक्सल की इंटेंसिटी का कोड रहता है, यानी किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए हमें कब कौन से पिक्सल को हाई करना है, कौन से पिक्सल को लो करना है, उसका कोड रहता है हमारे पास रिफ्रेश बफर में। यानी इसका मतलब नहीं समझ में, अगर जैसे क्या हाई है, जैसे कि ये मान लो हमारे पास इस स्क्रीन है, तो स्क्रीन के अंदर बहुत सारे हम लोगों ने पिक्सल्स में डिवाइड कर दिया हमने स्क्रीन को, तो मेरे को जैसे ये सर्कल ड्रॉ करना है, तो मेरे को जैसे ये वाला पिक्सल क्या कर दूँ, इसकी इंटेंसिटी हाई कर दूँ, इसकी इंटेंसिटी हाई कर दूँ, इसकी इंटेंसिटी हाई कर दूँ, इसको कर दिया, इसको कर दिया, तो ये सर्कल बन गया। तो इसी तरीके से यानी अगर मेरे को कोई भी इमेज फॉर्मेशन करना है तो रिफ्रेश बफर के अंदर हर एक इमेज के रिगार्डिंग उसके पिक्सल की इंटेंसिटी कोड होती है। 1 का मतलब हाई और 0 का मतलब लो इंटेंसिटी रहते हैं। फिर ये जो इंटेंसिटी कोड है वो वीडियो कंट्रोलर को दिया जाता है, और वीडियो कंट्रोलर कैथोड रे ट्यूब पे वो देता है उसके रिगार्डिंग वोल्टेज, और उस हिसाब से इमेज हमारे पास फॉर्म होके आ जाती है। इसकी हल्का वर्किंग को हम लोग थोड़ा और डिटेल के अंदर समझते हैं। एक सेकेंड। अब जैसे कि ये हमारे पास मान के चलिए स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर ये बहुत सारे पिक्सल्स लगे हुए हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्क्रीन को बहुत सारे स्कैन लाइंस के अंदर डिवाइड कर देंगे, यानी एक स्क्रीन के अंदर मल्टीपल स्कैन लाइन में इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो रास्टर स्कैन क्या करता है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, जैसे कि रैंडम में क्या था, किसी भी पॉइंट पे वो स्ट्राइक कर देता था और वहाँ इमेज फॉर्मेशन चालू कर देता था। लेकिन रास्टर के केस के अंदर क्या होगा कि वो सबसे पहले टॉप लेफ्ट पॉइंट से स्टार्ट करेगा, ठीक है। वहाँ से स्कैनिंग करेगा, बट चेक करेगा किसको इंटेंसिटी को लो करना है, हाई करना है, वो मूव करता रहेगा। उसके बाद दूसरे पे जाएगा, लेकिन जब ये आपका यानी कि एक स्कैन लाइन से दूसरे स्कैन लाइन को मूव करेगा, तब उसको क्या करेगा, वो आपका जो कैथोड रे ट्यूब है वो ऑफ स्टेट में रहेगी, ठीक है। फिर ये ऑफ स्टेट, फिर दूसरे स्कैन लाइन को कंप्लीट करेगा, फिर ऑफ स्टेट में जाएगा, फिर तीसरे स्कैन लाइन। तो हम लोग जब देखते हैं यानी एक स्कैन लाइन से दूसरी स्कैन लाइन में शिफ्टिंग करता है, तो आपकी जो CRT है वो ऑफ स्टेट में रहता है। इसे ही हम हॉरिजॉन्टल रिट्रेसिंग कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रिट्रेसिंग। और जब ऐसे स्कैन लाइन करते करते जब लास्ट पे चला जाएगा, तो हमें इसको रिफ्रेश करने के लिए दोबारा से ये प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। तो बॉटम राइट से टॉप लेफ्ट तक ये दोबारा से डायगोनली फॉर्म में जाएगा CRT, ठीक है, और दोबारा यहाँ से शुरू करेगा। तो इस रिट्रेशन को हम लोग वर्टिकल रिट्रेशन कहते हैं,
ठीक है। यानी जब हम एक स्कैन लाइन से दूसरे स्कैन लाइन पे शिफ्ट करते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल, और जब हम बॉटम राइट यानी सबसे लास्ट वाली स्कैन लाइन से सीधे टॉप वाली स्कैन लाइन पे जाते हैं तो उसको हम वर्टिकल रिट्रेस के नाम से जानते हैं। तो ये हमने रैंडम स्कैन और रैस्टर स्कैन डिस्प्ले को समझ लिया। अभी तक हम लोग डिफरेंट डिस्प्ले मेथड्स के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। अब कैथोड रे ट्यूब के बारे में हमने जान लिया, उसकी वर्किंग को समझा कि उसके अंदर हमने रेस्टर और रैंडम को समझा। अब हम एक और डिस्प्ले मेथड है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या चीज़ होती है? ये क्या होता है, इसका जो वेट होता है कम होता है, वॉल्यूम कम होता है, इसको कम इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है किसको, फ्लैट पैनल डिस्प्ले को, जिसके कारण इसने क्या किया, कैथोड रे ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। लोग कैथोड रे ट्यूब यानी सीआरटी डिस्प्ले डिवाइसेस की जगह फ्लैट पैनल डिस्प्ले डिवाइसेस का यूज़ करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या चीज़, यानी ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं एमिसिव डिस्प्ले और दूसरे हो सकते हैं नॉन एमिसिव। एमिसिव डिस्प्ले कौन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं और उसको लाइट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं एमिसिव डिस्प्ले। और नॉन एमिसिव डिस्प्ले क्या कहलाते हैं, जो कि ऑप्टिकल इफेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं बस, यानी वो कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं ले रहे हैं, उसको लाइट एनर्जी में नहीं करूँ, वो केवल किसी भी ऑप्टिकल इफेक्ट के ऊपर वर्क करेंगे, यानी सनलाइट का यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी केवल ऑप्टिकल इफेक्ट का यूज़ करेंगे। अब हम लोग फ्लैट पैनल डिस्प्ले के एडवांटेजेस के बारे में बात कर लें कि एडवांटेजेस क्या हैं इसके। तो इसकी जो क्वालिटी होती है फ्लैट पैनल डिस्प्ले की, क्वालिटी बहुत हाई होती है। इसकी जो हम लोग मॉनिटर होते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले के, वो आपको डिफरेंट स्टाइलिश डिज़ाइंस के अंदर अवेलेबल होते हैं। ये क्या होता है, इनकी साइज़ छोटी होती है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग फ्लैट पैनल डिस्प्ले का आजकल हमारे घर में जो घड़ियाँ होती हैं ना, तो हम लोग यानी वॉल वॉच हो गया है और रिस्ट वॉच हो गया, उनके अंदर भी हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले का यूज़ करें तो स्पेस सेविंग होती है, इनको पावर कम लगता है, और मल्टीपल कलर्स के अंदर फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो होता है वो हमको मिलता है। अब लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ये कैथोड रे ट्यूब से आपको ज़्यादा महंगा मिलता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और इसका रिफ्रेश रेट क्या होता है, हाई रिफ्रेश रेट क्या होता है, यानी कि हम लोग जो पिक्सल डीके होता है तो उसको दोबारा से हम लोग इंटेंसिटी हाई करने के लिए हम दोबारा से स्ट्राइक करवाते हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्रेश रेट। और स्लो रिस्पांस, इसका जो रिस्पांस टाइम होता है वो स्लो होता है, ठीक है। ओके, तो ये हमने फ्लैट पैनल डिस्प्ले को समझा कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या चीज़ होता है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले का एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एलईडी, उसका एक एग्जांपल है, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि एलसीडी और एलईडी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड होता है, ठीक है, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड होता है, ठीक है, यानी कि एक आपका ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, डायोड होता है जहाँ पे लाइट स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो ये लाइट एमिटिंग डायोड होता है। और एलसीडी क्या होता है, वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। डन, ये आप समझ लो, सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब यूज़ करते थे हम लोग, सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब यूज़ करते थे, उसके बाद आया था एलसीडी, उसके बाद हम सब लोग एलसीडी का यूज़ करने लगे, और उसके बाद आया एलईडी। तो हर एक चीज़ में ध्यान रखना कि कैथोड रे ट्यूब से अच्छा एलसीडी है और एलसीडी से अच्छा हमें एलईडी रहने वाला है, ठीक है। तो इसका रेस्पॉन्स टाइम हाई है एलईडी का, एलसीडी का कम है। इसकी जो क्वालिटी है हाई है, इसकी क्वालिटी कम है। इसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो हाई है, इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो लो है। इसका प्राइस हाई है, इसकी प्राइस लो है। एक इम्पॉर्टेंट ये सबसे अलग है, इट यूजेस एलईडी फॉर बैकलाइट, ठीक है, यानी ये एलईडीज का यूज़ करता है। और ये क्या करता है, इट यूजेस फ्लोरोसेंट फॉर बैकलाइट, बैकलाइट के लिए किसका यूज़ करता है, ये फ्लोरोसेंट के। इसका रेजुलेशन हाई है और इसका रेजुलेशन लो है, यानी इसमें हर चीज़ आपको हाई मिलेगी और एलसीडी के अंदर हर चीज़ अपने को कम रखनी है, ठीक है। डन, तो ये अभी हमने फ्लैट पैनल डिस्प्ले को भी कर लिया। अब एक डिस्प्ले डिवाइस में एक डीवीएसटी और रह गया है, हम लोग डीवीएसटी को भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो एक और डिस्प्ले डिवाइस है जिसका नाम है डीवीएसटी। डीवीएसटी का मतलब होता है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, ठीक है, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। ये आपके कैथोड रे ट्यूब की तरह ही होता है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम है कि आपका स्क्रीन है जो कि क्या है, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है, ठीक है। बस इसमें देखो एक डिफरेंस क्या है कि अपने जो कैथोड रे ट्यूब था उसमें केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन गन थी, लेकिन यहाँ पे हमें दो इलेक्ट्रॉन गन्स मिलती हैं, एक प्राइमरी गन मिलती है, एक फ्लूइड गन मिलती है, ठीक है।
बताते हैं वर्किंग क्या होती है। इसके अलावा दो इसके अंदर एक और चीज़ है, एक आपको कलेक्टर की लेयर मिलती है, एक स्टोरेज ग्रिड की लेयर। अब पहले हम बात कर लें डीवीएसटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हम लोग देखे थे कि कैथोड रे ट्यूब था, ठीक है, तो उसका जो रिफ्रेशिंग रेट था वो काफ़ी ज़्यादा, यानी उसको हमें बार बार यानी रिफ्रेश करना पड़ता था, या फिर हमें क्या करना पड़ता था, रिफ्रेशिंग रेट उसका काफ़ी हाई था, यानी बहुत जल्दी डीके हो जाता था पिक्सल्स की इंटेंसिटी का, तो हमें बार बार उस चीज़ को रिपीट करना पड़ता था। तो उस समस्या से हमें ओवरकम करवाता है डीवीएसटी। तो यहाँ पे दो गन होती हैं। सबसे पहला है प्राइमरी गन। प्राइमरी गन वो गन होगी जिसके पास जो इमेज फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन होगी कि उसको किस तरीके की इमेज फॉर्मेशन करनी है। तो सबसे पहले प्राइमरी गन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग रिलीज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफ्लेक्शन सिस्टम भी लगा है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी गन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फायर करवाते हैं। तो ये क्या करता है, स्टोरेज ग्रिड पे आता है। लेकिन अब देखो इसकी वर्किंग क्या है। जैसे कि अगर हमें मान लो एक सर्कल इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है और बार बार यानी हम चाहते हैं कि हमें यानी बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े, तो क्या करेगा ये जो आपका स्टोरेज ग्रिड है, स्टोरेज ग्रिड के अंदर जैसे ये हमारी स्क्रीन है, तो स्टोरेज ग्रिड के अंदर क्या होगा कि सर्कल को छोड़कर बाकी सारी जगहों पे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक कर देगा, ठीक है, और सर्कल वाले एरिया को छोड़ देगा। कौन, प्राइमरी गन। जब प्राइमरी गन इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो स्टोरेज ग्रिड के अंदर हर जगह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन वो सर्कल वाली शेप को छोड़ देगा। डन, ये काम हो गया प्राइमरी गन का। अब उसके बाद आता है फ्लूइड गन। अब फ्लूइड गन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करेगी। अब हमें यानी ये एक तरीके से ना स्टोर कर लिया इन्फॉर्मेशन। अब हमें देखना बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोबारा जब फ्लूइड गन करेगी, अब फ्लूइड गन क्या होगी, जब इसके ऊपर जैसे कि आएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन केवल इसी ये जो आपका ये जो एरिया है, केवल इसी एरिया को ही पार करके जाएंगे और स्क्रीन के ऊपर इसको सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। अब हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, हम क्या कर रहे हैं, केवल फ्लूइड गन से बार बार इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहे हैं और उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, बाकी एरिया से वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, केवल उसी एरिया से इलेक्ट्रॉन्स आगे जा पा रहे हैं और फॉस्फोरस स्क्रीन के ऊपर बार बार हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि इसका जो रिफ्रेश रेट है वो क्या है, रिफ्रेश रेट को ओवरकम करता है, रिफ्रेश रेट वाले प्रॉब्लम को। अब लेकिन इसकी डिसएडवांटेज हमारे पास क्या हो जाएगी कि मान लो हमने एक बार सर्कल बना लिया, ठीक है, अब हमें कोई दूसरा इमेज फॉर्मेशन करना है तो हमें स्टोरेज ग्रिड को चेंज करना पड़ेगा। तो यानी हमें जब भी कोई दूसरी इमेज फॉर्मेशन करना होता है तो हमें बार बार स्टोरेज ग्रिड को चेंज करना पड़ता है। तो ये था डीवीएसटी। तो हमने सबसे जो इम्पॉर्टेंट डिस्प्ले डिवाइसेस हैं उन सभी के बारे में जान लिया, कैथोड रे ट्यूब, डीवीएसटी जान लिया, फ्लैट पैनल डिस्प्ले को जान लिया, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट डिस्प्ले डिवाइसेस को हमने जान लिया है। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अब हम लोग जानकारी लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं उसके अंदर। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, 5 यानी 2 मिनट का भी टॉपिक नहीं है। तो इनपुट डिवाइसेस सबसे पहला कीबोर्ड। तो वैसे हमें सबको पता है कीबोर्ड क्या चीज़ होती है, ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं कीबोर्ड क्या है। मल्टीपल कीज के मिलकर बना है। एक सवाल इससे आता है कि क्वार्टी कीबोर्ड क्या होता है। तो ऐसा कीबोर्ड जिसके अंदर 101 कीज होती हैं उसको हम क्वार्टी कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। इसके अंदर डिफरेंट कीज होती हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेटिक कीज हैं, फंक्शन कीज है, न्यूमेरिक कीज है, स्पेशल कीज है, एरो कीज है। तो इन सब बारे में हम थोड़ा सा बता देंगे तो हो गया। तो कीबोर्ड क्या चीज़ है वो हमें अच्छे से क्लियर है। दूसरा चीज़ है माउस। तो माउस क्या होता है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी हमें स्क्रीन के अंदर कहीं पे कुछ पॉइंट करना है तब हम लोग माउस का यूज़ करते हैं। ये माउस के अंदर केवल 2 मूवमेंट पाई जाती है, एक वर्टिकल मूवमेंट और एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, यानी हम माउस को अप डाउन करते हैं और लेफ्ट राइट करके कहीं भी पहुंचते हैं। ये माउस हो गया। माउस के अंदर ही 2 चीज़ें आती हैं, यानी माउस का ये समझ लो थोड़ा सा, यानी माउस के ही पार्ट हैं। एक है ट्रैक बॉल और एक है स्पेस बॉल। अब ट्रैक बॉल और स्पेस बॉल क्या चीज़ है वो समझते हैं हम लोग। यानी कि ट्रैक बॉल क्या चीज़ होता है कि ट्रैक बॉल के अंदर माउस की तरह ही होता है, सेम पाम साइज में आ जाता है। उसके ऊपर एक बॉल लगी हुई थी और बॉल के अंदर क्या होता है, बॉल के नीचे सेंसर्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब बॉल को मूव करते हैं, जब ऊपर मूव करते हैं तब हम स्क्रीन के अंदर अप डाउन लेफ्ट राइट, यानी जिस तरीके से हम बॉल को मूव करते हैं उसी तरीके से हम लोग मूव करते हैं स्क्रीन के अंदर। ट्रैक बॉल यानी ट्रैक बॉल के अंदर बॉल को मूव करके हम लोग स्क्रीन के ऊपर मूव करने का काम करते हैं। अगला है स्पेस बॉल। स्पेस बॉल यानी जैसे हमारे पहले रिमोट कंट्रोल कार्स रहती थी, ठीक उसी तरीके से स्पेस बॉल का यूज़ अपन किसी भी चीज़ को जूम करना हो, जूम आउट करना है, ठीक है,
या फिर किसी भी चीज़ को अलग अलग व्यूज़ देखने हैं, इसका 3D यानी 3D पिक्चर्स बनाने में बहुत यूज़ किया जाता है स्पेसबॉल का, तो हम वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। अगला है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज़ हम सब लोग गेमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा करते हैं। जॉयस्टिक के अंदर एक लीवर होता है, लीवर को अप डाउन लेफ्ट राइट हम करके मूवमेंट स्क्रीन के अंदर करते हैं। अगला है इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर का काम क्या होता है, यानी ये टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, इन सभी इंफॉर्मेशन को स्कैन करता है, स्कैन करके मेमोरी के अंदर सेव करने का काम करता है। इमेज स्कैनर का काम है। टच स्क्रीन, हम लोग आजकल सारे फ़ोन हमारे टच स्क्रीन है, ठीक है, तो वो टच यानी उसकी स्क्रीन को जब हम सेंस करते हैं तो वो प्रेशर पॉइंट के हिसाब से उस चीज़ को यानी समझता है और किसी भी चीज़ के ऊपर वर्किंग करता है। लाइट पेन का काम क्या होता है, यानी लाइट पेन का यूज़ किस चीज़ में होता है, लाइट पेन यानी जो एक डिजिटलाइज़र होता है, डिजिटलाइज़र के ऊपर हमें कुछ भी लिखना है तो हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं। डिजिटलाइज़र के ऊपर कुछ भी लिखने उखने के लिए हम लोग लाइट पेन का यूज़ करते हैं। तो ये हमने इनपुट डिवाइसेस के सेक्शन को ख़त्म कर दिया है। ओके, अब हम लोग इसके बाद अब लास्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिक सॉफ्टवेयर और उसके स्टैंडर्ड्स, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर और स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास दो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्राफिक सॉफ्टवेयर मिलते हैं, एक मिलते हैं जनरल प्रोग्रामिंग पैकेजेस और एक होता है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन पैकेज। दो तरीके के हमारे पास सॉफ्टवेयर मिलते हैं। जनरल प्रोग्रामिंग पैकेज ये क्या होता है, यानी इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रोग्रामिंग के यानी ग्राफिक्स फंक्शन मिलते हैं। जनरल प्रोग्रामिंग पैकेज के अंदर हम लोगों को ग्राफिक फंक्शन मिलते हैं, उन फंक्शंस का यूज़ करके हम लोग प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग। और वो जैसे कि सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास क्या है, graphic.h लाइब्रेरी मिल जाती है, तो उसके अंदर हम लोग गेट पिक्सल हुआ, पुट पिक्सल हुआ, ऐसे बहुत सारे ग्राफिकल फंक्शन होते हैं। तो हम पूरा कोड लिखते हैं, जैसे लाइन ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, उसके रिगार्डिंग कोड लिखते हैं और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। ये होता है जनरल प्रोग्रामिंग पैकेज में। लेकिन जो स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन पैकेज है, यहाँ पे हमें नाम से पता चल रहा है, ये सीधे हम एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। यानी इसमें ये क्या करता है, यूज़र को प्रोग्रामिंग से मुक्त करता है, यानी उसको प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं सोचना है, वो सीधे ही यानी इसके अंदर हमें सारी चीज़ें पहले से मिलती हैं कि सर्कल बनाना है तो सर्कल पे क्लिक करो और उसके बाद सर्कल को ड्रॉ कर लो। जैसे कैड, इसका एग्जांपल क्या है, कैड के अंदर आपको यानी कोई भी चीज़ हमें इसमें प्रोग्रामिंग के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो पैकेजेस हैं हमें सीधे ही बहुत सारे ग्राफिकल डिज़ाइंस को बनाने की पैकेज देते हैं, ठीक है। तो जनरल प्रोग्रामिंग पैकेज समझ में आया, यानी इसमें हमें प्रोग्रामिंग फंक्शंस की मदद से हम प्रोग्राम लिखते हैं और ग्राफिक्स को जनरेट करते हैं। इसके अंदर हमें प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली ही जनरेट कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स की, कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स हैं। तो एक सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड का नाम है GKS, इसका मतलब है ग्राफिकल कर्नल सिस्टम, ठीक है। ये जो है वो सबसे पहला स्टैंडर्ड माना गया है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पहला स्टैंडर्ड माना है, किस चीज़ के लिए, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स के लिए, GKS, ठीक है। ये सबसे पहले 2D के लिए था, बाद में इसको 3D के ऊपर भी लागू किया गया, GKS को, ग्राफिकल कर्नल सिस्टम को। अब उसके बाद दूसरा है PHIGS स्टैंडर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्रोग्रामर हेरारिकल इंटरैक्टिव ग्राफिक स्टैंडर्ड। ये क्या है, GKS का ही थोड़ा सा इवॉल्व फॉर्म है, उसी का सुधरा रूप है, ठीक है। ये क्या करता है, यानी इमेज मैनिपुलेशन हो, कलर स्पेसिफिकेशन हो, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग जैसी फैसिलिटीज़ को भी और भी ज़्यादा हमको देता है। उसके साथ साथ भी इसका एक एक्सटेंसन आता है, उसका एक्सटेंसन का नाम है PHIGS प्लस। इस एक्सटेंसन है, ये क्या काम है, यानी हम जब भी कोई 3D इमेज बनाते हैं उसके अंदर शेडिंग के लिए PHIGS प्लस एक्सटेंसन का यूज़ किया जाता है। तो हम लोगों ने आज तो अब इसी के साथ अपनी यूनिट ख़त्म हो गई। हम लोगों ने कम से कम टाइम के अंदर फर्स्ट यूनिट को ख़त्म की है। ओके, तो थैंक यू। ओके।